मालकिन ने घर से निकलने से पहले मेरा हाथ पकड़कर कहा, विक्रम, मेरी बेटी सिया को इन कुछ दिनों में अकेला मत छोड़ना। मैंने हामी तो भर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनकी यह बात कुछ ही दिनों बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। मेरा नाम विक्रम था और मेरी उम्र 25 साल थी। पिछले 15 सालों में मैं मालकिन के घर में काम कर रहा था। जब मैं इस घर में आया था तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। उस समय घर के मालिक जिंदा थे और मालकिन का परिवार बहुत खुश था। लेकिन सिया के जन्म के कुछ महीने पहले एक सड़क हादसे में मालिक की मौत हो गई। मालकिन के लिए वह सदमा बहुत बड़ा था, मगर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटी को ही अपनी पूरी दुनिया बना ली। सिया 15 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसलिए मालकिन उसे बहुत लाड प्यार से रखती थी। इन 15 सालों में मैंने भी इस घर को अपना ही घर समझ लिया था। मालकिन मुझ पर इतना भरोसा करती कि घर के काम के साथ साथ अपनी जमीन और खेतों का हिसाब भी मुझे सौंप रखा था। एक दिन मालकिन ने मुझे बताया कि वह अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही है। सिया की परीक्षा होने वाली थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं जा सकती। सिया पहले तो जिद करने लगी, लेकिन आखिरी में अपनी माँ की बात मान गई। जाने से पहले मालकिन ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, विक्रम, सिया को स्कूल छोड़ने वापस लाने का ध्यान रखना, उसे अकेला कहीं मत भेजना। मैंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सिया का पूरा ध्यान रखूंगा। मालकिन ने राहत की सांस ली और अगले दिन यात्रा पर चली गई। उनके जाते ही सिया के घर के नौकरों पर अपना रौब जमाना शुरू कर दिया। दोपहर में उसने मुझे आराम करते देखा तो बोली, विक्रम, माँ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़कर आराम करोगे। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, छोटी मालकिन, बस 2 मिनट बैठा था। वह हंसने लगी और बोली, माँ को तुम्हारी बहुत तारीफ करने की आदत है, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। दिन भर में उसके छोटे बड़े काम करता रहा। रात को जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो सिया ने पीछे से आवाज लगाई, विक्रम रुको। मैं पलटा तो उसने कहा, माँ ने कहा था कि रात में भी तुम मेरे कमरे में के पास रहोगे। मैंने कहा, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा, आपको जरूरत होगी तो आवाज दे दीजिएगा। सिया ने कहा, ठीक है, बाहर वाले सोफे पर सो जाओ, माँ ने जो कहा है वह पूरा होना चाहिए। मैं सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी सिया के कमरे से उसकी घबराई हुई आवाज आई, विक्रम। मैं तुरंत उठकर उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसने डरते हुए कहा, मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी है। मैंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सिया से कहा, डरिए मत, मैं यही हूँ। वह वापस कमरे में चली गई और दरवाजे के बाहर बैठ गया। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता था कि मालकिन ने मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अगले दिन स्कूल से लौटते समय जो गलती मुझसे होने वाली थी वही आगे चलकर सिया को एक बहुत बड़े खतरे में डालने वाली थी। 12 बजे सिया का स्कूल छूट चुका था, लेकिन वह स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करती रही और मैं घर में बैठा अपनी एक ऐसी गलती कर चुका था जिसका मुझे तब तक अंदाजा भी नहीं था। अगली सुबह सिया अपनी परीक्षा देने स्कूल चली गई। मालकिन ने जाते समय साफ कहा था कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। मैं सुबह उसे ड्राइवर के साथ स्कूल छोड़ आया और फिर खेतों के हिसाब किताब में लग गया। काम इतना ज्यादा था कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 1:30 बज चुके थे। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ मालकिन थी। उन्होंने घबराकर पूछा, विक्रम, सिया अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मैं हिसाब किताब में इतना उलझ गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मालकिन ने नाराज होकर कहा, तुम्हें मैंने सबसे ज्यादा भरोसा के साथ जिम्मेदारी दी थी, तुरंत जाओ और उसे लेकर आओ। मैं भागकर स्कूल पहुंचा। सिया गेट पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह गुस्से में बोली, आपको माँ ने मेरी जिम्मेदारी दी थी और आप मुझे ही भूल गए। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, गलती हो गई छोटी मालकिन, अब ऐसा नहीं होगा। वह पूरे रास्ते मुझसे नाराज रही। घर पहुंचकर मैंने देखा कि बाकी नौकर भी मालकिन की गैर मौजूदगी में लापरवाही करने लगे थे। मैंने सबको काम ठीक से करने को कहा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस रात मैं बहुत थका हुआ था। सिया अपने कमरे में पड़ रही थी और मैं बाहर बरामदे में बैठा था। तभी अचानक मुझे पिछली तरफ से किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत उठकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुबह मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि पिछले 2 दिनों से पिछली दीवार के पास किसी अनजान आदमी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे मन में चिंता बढ़ गई। मैंने सिया से कहा कि वो अकेले घर के पीछे वाले हिस्से में न जाए। सिया ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सावधानी रख रहा हूँ। उस रात में देर तक जागता रहा। मुझे मालकिन की बात बार बार याद आ रही थी, विक्रम, सिया को अकेला मत छोड़ना। मुझे क्या पता था कि सुबह उठते ही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा का इंतजार कर रही है। मेरी आंख खुली तो सिया अपने कमरे में नहीं थी। पूरे घर में उसे ढूंढने के बाद जब मुझे पता चला कि रसोई में काम करने वाला रमेश भी गायब है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर सिया के कमरे में गया। उसका बिस्तर खाली था, खिड़की अंदर से बंद थी और कमरे में उसका स्कूल बैग भी नहीं था। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने तुरंत सभी नौकर को जगाया। सबने मिलकर बगीचे, छत, स्टोर रूम, आसपास की जगह पर तलाश की।
लेकिन सिया नहीं मिली। तभी मेरी नजर रमेश पर पड़ी। वह घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दूसरे नौकर से पूछा, रमेश कहाँ है? उसने कहा, सुबह से मैंने उसे भी नहीं देखा। मेरे दिमाग में पिछली रात की घटना घूमने लगी। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने रमेश को देर रात घर के पिछले हिस्से में देखा था। मैंने तुरंत मालकिन को फोन किया और सारी बात बता दी। मालकिन की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, विक्रम, पुलिस को खबर करो, मैं भी तुरंत वापस आने की कोशिश करती हूँ। मेरी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढो। मैंने पुलिस को पूरी जानकारी दी। हवेली के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। कुछ देर बाद एक फुटेज सामने आया। सुबह सुबह एक गाड़ी घर के पीछे आकर रुकी थी। उसमें रमेश बाहर निकला था। फिर कैमरे में साफ दिखाई दिया कि वह सिया को जबरदस्ती गाड़ी की तरफ ले जा रहा है। यह देखकर मेरा खून खौल उठा। पुलिस ने तुरंत गाड़ी का नंबर टेस्ट करना शुरू किया। कुछ ही देर में पता चला कि गाड़ी शहर से बाहर एक पुराने मकान की तरफ गई थी। मैं ही पुलिस के साथ वहां निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मालकिन ने सिया को मेरे भरोसे छोड़ा था और अब वह मेरे सामने नहीं थी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी उस सुनसान इलाके में पहुंची। दूर एक मकान के बाहर वही गाड़ी खड़ी दिखाई दी। मैंने पुलिस की तरफ देखा और कहा, साहब, मुझे लगता है सिया अंदर है। पुलिस ने हथियार संभाले और धीरे धीरे मकान की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज आई। वह सिया ही थी। मेरी मुट्ठी अपने आप भीज गई। अब मुझे किसी भी कीमत पर उसे वहां से सुरक्षित निकालना था। पुलिस ने उस मकान का दरवाजा तोड़ा। सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। सिया एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। लेकिन उनमें से एक को देखते ही मुझे समझ आ गया कि साजिश की जड़ हमारे अपने घर में थी। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो तीनों आदमी घबरा गए। एक ने पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहीं पकड़ लिया। मैं सीधे सिया की तरफ दौड़ा। मैंने कहा, सिया, डरना मत, अब तुम सुरक्षित हो। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे देखते ही राहत की सांस ली। पुलिस ने उसे बंधक से मुक्त किया और तुरंत बाहर लेकर आई। उसके बाद तीनों आरोपी से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन कुछ देर बाद रमेश टूट गया। उसने बताया कि सिया को किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं उठाया गया। असली मकसद मालकिन की जमीन से जुड़े कागजात हासिल करना था। किसी ने रमेश को लालच दिया था कि अगर वह घर की जानकारी देता रहे तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। मालकिन बाहर जाने की खबर हुई, उसी ने उन लोगों को दी थी। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को हम अपने इतने दिनों से घर का सदस्य समझकर खाना खिला रहे थे, वही अंदर से इस परिवार को धोखा दे रहा था। मैंने पुलिस से कहा, साहब, इसे पहले भी घर के पीछे संदिग्ध हालत में देखा गया था। पुलिस ने उसकी बातें दर्ज की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिया बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे कहा, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने धीरे से कहा, विक्रम भैया, मुझे लगता था अब माँ मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मैंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। कुछ देर बाद मालकिन भी वहाँ पहुंच गई। अपनी बेटी को सोची देखकर वह सीने से लगाकर रोने लगी। लेकिन पुलिस की जांच में अभी एक और बात सामने आनी बाकी थी। रमेश के फोन से कुछ ऐसे संदेश मिले जिनसे पता चल रहा था कि वो अकेला इस साजिश में शामिल नहीं था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, विक्रम, आखिर मेरी बेटी को निशाना बनाने वाला कौन है? मैंने भी पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। पुलिस ने जब रमेश के फोन में मिले आखिरी संदेश पढ़े तो मालकिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शख्स का नाम सामने आया उसके बारे में सोचकर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस ने रमेश से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने बताया कि उसे यह काम करने के लिए एक पुराने कारोबारी ने पैसे दिए थे। उसका मकसद मालकिन की जमीन की जरूरत कागज हासिल करना था। उसे पता था कि मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाली है और उसकी बेटी परीक्षा की वजह से घर पर रहेगी। रमेश ने मौका देकर सिया को घर से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से उसे एक सुनसान मकान में ले गया। उनका इरादा मालकिन को धमकाकर जमीन के कागज हासिल करना था। यह सुनते ही मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिया को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सिया भी रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। फिर मालकिन मेरी तरफ मुड़ी और बोली, विक्रम, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी। मुझे भरोसा था कि तुम उसे सुरक्षित रखोगे। मैंने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, आपने मुझ पर जो भरोसा किया उसे निभाना मेरा फर्ज था। मालकिन ने कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बचाया, तुमने मेरा पूरा घर बचा लिया। सिया भी मेरे पास आई और बोली, विक्रम भैया, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता और अब कभी नहीं होगा। पुलिस ने रमेश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच आगे बढ़ी और साजिश में शामिल बाकी लोगों पर भी कार्रवाई शुरू हुई। कुछ दिनों बाद मालकिन ने मुझ पर अपने पास बुलाया और कहा, विक्रम, इतने सालों से तुम इस घर के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हो। आज से मैं तुमसे एक नौकर नहीं मानती, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, मालकिन, आपने मुझे बचपन से इस घर में सम्मान दिया, इसलिए यह घर मेरे लिए हमेशा अपना रहा। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, और सिया की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज था, जिसे तुमने पूरा किया। उस दिन मुझे समझ आया कि असली रिश्ता खून से ही नहीं बनता, कभी कभी वर्षों का भरोसा और सच्ची इंसानियत भी लोगों को परिवार बना देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर और अपनी की सुरक्षा के मामले में सावधानी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।